नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो NCERT 10th क्लास जो इतिहास है उसका अध्याय नंबर हमारा 5 रहेगा, जो खंड 3 है उसका। जो अध्याय नंबर 5 हमारा है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। इससे पहले हम जो इतिहास है इसके अध्याय 4 हम कर चुके हैं। जिस भी साथी ने अगर हमारी पुरानी जो क्लासें हैं वो नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा जो ये जो क्लासें हैं जो एग्ज़ाम बोर्ड और HSC है, जो हरियाणा CAT बेस आधारित ये क्लासें रहने वाली है, क्योंकि 10th क्लास तक जो हमारा सिलेबस रहेगा CAT में उस पर आधारित यहाँ से हमारे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम एग्ज़ाम बोर्ड और कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी भी यहाँ से हम अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसलिए जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के इस सेशन को हम एक नए चैप्टर के साथ हम आगाज़ करते हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। इसमें हम मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। अध्याय नंबर 5 हमारा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर, मुद्रित छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। कि मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर अगर कोई मुद्रा है वो अगर वो छपी नहीं है तो उसके बिना हम दुनिया की कल्पना ही करना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया की कल्पना हम नहीं कर सकते। अगर हम सोच के चले, अगर एक मुद्रा है जैसे भारतीय रुपये है, अगर हम उसकी मुद्रा छपी हुई है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दुनिया के बारे में। जैसे अमेरिका है, जापान की जो करेंसी है, मुद्रा है, उनसे हम एक दुनिया के बारे में हम जान सकते हैं और एक कल्पना कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अगर मुद्रा छपी हुई सामग्री के बगैर हम दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अपने चारों तरफ जहाँ नज़र दौड़ाएं हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी। क्या कह रहा है, अगर हम अपने वास्तविक जो अपने आसपास हम कोई भी चारों तरफ हम अगर देखते हैं, चारों तरफ अगर हम देखते हैं कुछ ना कुछ छपाई हुई है। जैसे अगर हमारे आसपास जो हमारे भारत है, जैसे भारत के आसपास जो करेंसी देश है, अगर उनकी हम करेंसी देश देखते हैं तो वहाँ की मुद्रा छपी हुई है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं एक दुनिया के बारे में। और यही इसमें कह रहा है कि अगर कोई मुद्रा छपी हुई नहीं है तो हम एक दुनिया के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। हम चारों तरफ अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो कोई ना कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी। जैसे किताबें हैं, किताबें में देखेंगे तो कुछ हमें चित्र दिखाई देंगे, ठीक। पत्र पत्रिकाएं, अखबार या मशहूर तस्वीरों की नकलें, मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन, सिनेमा के पोस्टर और आदि इत्यादि। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं। सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते कि छपाई का अपना एक इतिहास है। इस इतिहास ने हमारे समकालीन ज़माने को आकार दिया। ये इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी? इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे, कैसे कैसे है पूरी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। कि जो ये इतिहास है मुद्रण का, हम पूरी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। कि इस पॉइंट में हमारा क्या बताए, मुद्रा के बिना हम क्या एक दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। और हमारे चारों तरफ आसपास है, हमारे चारों तरफ आसपास क्या कुछ ना कुछ चीज़ें छपी हुई है। जैसे हम देखते हैं किताबों में देखते हैं और
जो अखबार है इनमें हम कुछ छिपी जो है चित्र छपे हुए दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। और यही कह रहा है कि जो ये मुद्रण है, मुद्रण का जो इतिहास है ये कहाँ से शुरू होता, पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला था। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को किसके बारे में आए बदलाव से जोड़कर समझेंगे, सामाजिक जीवन में। किस बदलाव में, सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआती छपी किताबें, जो हमारा जो है पहला जो पॉइंट रहेगा इसमें, शुरुआती छपी किताबें। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ शुरू हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम कंपटीशन में बहुत बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन हमारा, कि मुद्रण की जो शुरुआत है, मुद्रण की जो शुरुआत है सबसे पहले किस देश में शुरुआत हुई थी? तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा? चीन। एग्जाम बोर्ड 1 नंबर के लिए MCQ में आ सकता है कि मुद्रण की शुरुआत है सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो जी हमारा आंसर आएगा क्या? चीन। जापान और कोरिया में भी विकसित हुई थी। यह छपाई हाथ से होती थी। किससे होती थी? जो चीन में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई थी, किससे छपाई होती थी? हाथ से। तकरीबन 594 इस समय चीन में स्याही लगे गांठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। और चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी। क्वेश्चन आ सकता है मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा कि मुद्रण की जो शुरुआत है सबसे पहले कहाँ हुई थी? चीन में। और कब से स्याही से लगे जो काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापे जाने लगी थी 594 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा कि पारंपरिक चीनी किताब है एक खालिस्तान शैली थी जिसको किनारे को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी। तो उससे क्या करते हैं, कौन सी शैली कहते हैं? एकॉर्डियन शैली। कौन सी शैली जी? एकॉर्डियन शैली। 3 क्वेश्चन हमारे इस स्लाइड से बन सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। किताबों का जो सुलेखन होता है, किताबों का जो सुलेखन है उस करने वाले को क्या कहते हैं? खुशनवीसी। खुशनवीसी किसे कहते हैं? खुशनवीसी किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा कि किताबों का सुलेखन करने वाले लोग जो दक्ष सुलेखक या खुशखत होते हैं, जो हाथ से बड़े बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों को सही सही कलात्मक लिखाई करते हैं, वो क्या होते हैं? खुशनवीसी होते हैं। तो इस क्वेश्चन, इतनी स्लाइड से हमारे 4 क्वेश्चन है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं एग्जाम कंपटीशन। और जो NCERT 10th क्लास एग्जाम बोर्ड होने वाले हैं, इनसे जो 10th क्लास है एग्जाम बोर्ड, यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन बनते हैं। दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? चीन में। कब हुई थी? 594 में। जो इसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता था? एकॉर्डियन शैली का प्रयोग किया जाता था। जो किताबों का सुलेखन करते थे उसे क्या कहते थे? खुशनवीसी कहते थे। ये हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? कि एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे, व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक शकल भी बन गया। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया, कुछ ने शवचरित काव्य और नाटक भी छापे। ये एक उनकी संस्कृति बन रही थी। किस किस तरह लोग इंटरेस्ट लेने लगे थे, ये हम
इस स्लाइड में हमने डिस्कशन किया है। और पढ़ने की ये नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई। जो पढ़ने की एक नई संस्कृति किसके साथ आई? एक टेक्नोलॉजी आई, एक तकनीक आई कि 19वीं सदी में अंत में पश्चिमी शक्तियों के द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों को जरूरतों को पूरा करने वाला संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई ने ले ली थी कि अब क्या पहले क्या हुआ था, हाथों से छपाई की जाती थी। जो हमने देखा कौन सी शैली थी? एकॉर्डिंग शैली थी। फिर उसी हाथों की बाद में एक नई टेक्नोलॉजी आती है और मशीनों का उपयोग होने लगा था। हाथों की जगह किसका उपयोग होने लगा छपाई के लिए? मशीनों का उपयोग होने लगा। और हमने देखा सबसे पहले जो शुरुआत कहाँ हुई थी मुद्रण की? चीन में हुई थी। कौन सी शैली थी? एकॉर्डिंग शैली थी। एकॉर्डिंग जो हाथ से लिखते थे सुलेखक, उसे क्या कहते थे? खुशन क्या कहते थे? खुशन विसी, जो हाथ से लिखते थे। और हाथ के इनकी जगह किसने ले ली? मशीनी यंत्र का प्रयोग होने लगा। ये क्या एक नई तकनीकी आई। और अब जापान में मुद्रण है। जापान में मुद्रण की शुरुआत कब होती है? चीनी बौद्ध प्रचारक कौन है? चीनी बौद्ध प्रचारक 668 से 670 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए थे। कि जापान में जो छपाई की तकनीक है लेकर कौन आए थे? चीनी बौद्ध प्रचारक थे। वो कब आए थे? 768 और 770 के आसपास। क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम में कि चीन में जो मुद्रण की छपाई है वो लेकर कौन आए थे? तो हमारा आएगा चीनी बौद्ध प्रचारक। कब आए थे? 768 और 770 के ईस्वी के आसपास। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है। कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक जो 868 ईस्वी में छपी थी वो कौन सी पुस्तक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि इसमें आंसर हमारा आएगा डायमंड सूत्र है। जिस पाठ के साथ साथ जो काठ पर खुदे चित्र है, तस्वीर अक्सर कपड़े और ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे, गद्यकार भी थे, किताबें सस्ती और सुलभ थी। 18वीं सदी के अंत में डायमंड सूत्र का एक पन्ना है, ये दर्शाया हुआ है चित्र नंबर 2 का में। और ये डायमंड सूत्र किसकी सबसे पुरानी पुस्तक है? तो हमारा आंसर आएगा जी जापान की। किसकी है? जापान में जो मुद्रण छपाई कौन लेकर आए थे? चीन बौद्ध, जो चीनी बौद्ध प्रचारक थे वो लेकर आए थे। तो हमारे यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। 18वीं सदी के अंत में एदो के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है। कि बाद में जिस टोक्यो के नाम से जाना गया, जो एदो है, एदो किस नाम से बाद में जाना गया था? किस नाम आएगा? टोक्यो। 18वीं सदी के अंत में शहरी इलाकों की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिससे हम चाय घर के मजमों, कलाकारों, तोयफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत, साजो, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूल साजी, शिष्टाचार, रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय दुकानें अट्टी पड़ी थी। 13वीं शताब्दी के मध्य त्रिपिटिका, कोरियाना, वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों की कोरियाई संग्रहाई। इन ग्रंथों में लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया है। 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया था। जो यूनेस्को में भी इसको अंकित किया गया है। कौन सा? त्रिपिटिका कोरियाना। यूरोप में मुद्रण का आना। हमने इससे पहले कौन सी मुद्रा देखी है? हमने इससे पहले मुद्रा चीन में सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन के बाद हमने देखा जापान में। जापान के बाद हम देख रहे हैं यूरोप में मुद्रा। कहाँ? यूरोप में मुद्रा। तो यूरोप में मुद्रण का आना
सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे। कि सदियों से है चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहते हैं। कि चीन से क्या आते थे, मसाले और रेशम है वो कहाँ आते थे, यूरोप आते थे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहाँ पहुँचा। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते पहुँचा जहाँ इस रास्ते क्या आते थे, चीन से रेशम और मसाले आते थे। कागज ने कातिबों या मुंशियों के द्वारा सावधानी पर लिखी गई। किसके द्वारा, मुंशियों के द्वारा। ये पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। फिर 1895 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा था। कि 12वीं सदी में कौन सा यात्री था, मार्को पोलो। कहाँ लौटा था, इटली वापस लौटा था। कहाँ से, चीन से। जैसा कि आप ऊपर पढ़ा कि चीन के पास क्या थी, वुड ब्लॉक कार्ड की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। चीन के पास कौन सी थी छपाई वाली, वुड ब्लॉक। और मार्को पोलो ने ये ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा था। कि मार्को पोलो कहाँ था, चीन से इटली गया था तो उसके पास ये पता था कि उस चीन में कौन सी तकनीक है छपाई के लिए प्रयोग की जाती थी। कौन सी तकनीक थी, वुड ब्लॉक काठ की तख्ती वाली छपाई थी। ये ज्ञान किसको पता था, मार्को पोलो। कहाँ लौटा था, इटली। फिर क्या हुआ, इतालवी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही ये तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबों की सस्ती, अश्लील मानने वाली कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण भी बेशकीमती वेलम या चरम पत्थर पर छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। तो इस स्लाइड से हमारा क्वेश्चन बन सकता है, चीन में जो जापान है, जो यूरोप है, यूरोप में शुरुआत कब हुई, तो यूरोप में शुरुआत है चीन से क्या था, रेशम मसाले आते थे, उसी रास्ते से वहाँ व्यापार होता था। 11वीं सदी में चीन में कागज आया और उसी साथ उस टाइम ही इसमें यूरोप में क्या हुआ, मुद्रण की शुरुआत होती है। चीन में कौन सा यात्री था, मार्को पोलो था। वो कहाँ गया, इटली गया। इसको किसका ज्ञान था, इसको ज्ञान था कि चीन में कौन सी तकनीक से छपाई की जाती है, वुड ब्लॉक। तो फिर वहाँ भी मुद्रण है वो छापने लगे। इस तरह यूरोप में शुरुआत होती है। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोगों को ये सुलेख या कातिब नहीं पाए जाते, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। लेकिन किताबों की आबाद बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला था, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। पांडुलिपियाँ अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने, रख रखाव तमाम मुश्किलें थी, इसलिए उनका सर्कुलेशन या चलनग्रस्त समिति रहा था। किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करते थे। कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। वेलम क्या था, चरम या पत्थर या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह। वेलम था कि चरम या पत्थर या जानवरों के चमड़े से बनी क्या है, लेखन की सतह है। वो क्या थी, वो हमारी वेलम थी। दो पॉइंट एक हमारा है पॉइंट है कि गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे। गुटेनबर्ग के पिता क्या थे, एक व्यापारी थे। क्या थे जी, एक व्यापारी थे। और वो खेती की बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ था। वो बचपन से तेज और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया हुआ था। बाद में उससे पत्थर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी, और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियाँ या गढ़ने में महारत हासिल कर ली थी। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही
प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बन गया। जैतून क्या था? जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बन गया। सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया था। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया, कि हासिल कर लिया। 1448 तक ये जो यंत्र हासिल कर लिया। उसने जो पहली किताब छापी वो थी बाइबल। बाइबल किसने छापी थी? गुटेनबर्ग ने। कब? 1448 तक ये मुकाम हासिल किया और इसकी अपनी पहली किताब छापी बाइबल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे। 180 प्रतियां जो पेज है बनाने में कितने साल लगे? 3 साल। किसको? गुटेनबर्ग को। गुटेनबर्ग की पहली पुस्तक कौन थी? बाइबल। उसी के समय के हिसाब से काफ़ी तेज था ये, पर आज के टाइम ये क्या बहुत ज़्यादा समय लिया, परंतु उस टाइम ये टाइम कितना था? बहुत ही कम था। पहले ज़माने की बात करें तो आज तो है 1 घंटे में पता नहीं कितनी बुकें छपाई हो जाती है मशीनों से। पर ये नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सजा में हस्तलिखित पांडुलिपि जैसी दिखती थी। धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिया और फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूंटों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था। करीब 2 साल के दरमियान 1450 और 1550 यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। कब की बात है? 1450 और 1550 में यूरोप के ज़्यादातर देशों में क्या लगे? छापे खाने लगे। जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश में जाकर नए छापे खाने खुलवाया करते थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई। यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई थी। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर मुद्रण क्रांति संभव हुई थी। नया शब्द है प्लाटेन। लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिससे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले यह बोर्ड काठ का होता है, बाद में इस्पात का बनने लगा। कि प्लाटेन क्या है? लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की जाती है। पहले बोर्ड काठ का होता है, बाद में इस्पात का बनने लगा। यूरोप की पहली छपी किताब कौन सी थी? तो हमने देखा था यूरोप की जो पहली छपी थी किताब बाइबल किसके द्वारा थी? गुटेनबर्ग के द्वारा थी। नए शब्द है कंपोजिटर। छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति। छपाई के लिए जो इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति कौन था? कंपोजिटर। गैली क्या थी? धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। मुद्रण क्रांति और उसका असर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे और आज के सेशन को हम यही विराम करते हैं। अगर जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पिछले क्लास को हमारा जो है 4 चैप्टर हम कर चुके हैं इससे पहले, वो ज़रूर देखें क्लास। और आज के इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।